बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आज के व्लॉग के साथ मोहम्मद तनवीर मुग़ल एडवोकेट। आज के व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे विरासत के पार्ट 2 के अंदर। इससे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने जनरल प्रिंसिपल विरासत के डिस्कस किए थे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी वो लाजमी देखे, क्योंकि उसके अंदर हमने जनरल प्रिंसिपल डिस्कस किए थे। आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वारिस मौजूद होते हैं। बेसिकली 3 तरह के वारिस मौजूद होते हैं। इनमें से जो सबसे पहले ज़वीउल फ़ुरूज़ के जो ये टोटल इनकी तादाद 12 होती है और इनके जो शेयर होते हैं वो फ़िक्स होते हैं। इनके अंदर एक बेटी मौजूद होती है। बेटी यहाँ पर भी आ सकती है और अगले जो ग्रुप है असबात उसके अंदर भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया, ये कंडीशन ये है, अगर बेटा मौजूद हो तो बेटी यहाँ से मूव करके भाई के साथ चली जाती है और वहाँ पर जाकर अपना हिस्सा लेती है। अगर बेटा मौजूद नहीं है, मौसर का कोई बेटा मौजूद नहीं है, सिर्फ बेटी है, तो वो यहाँ पर ज़वीउल फ़ुरूज़ के अंदर बाकी शेयर होल्डर के साथ, जिस तरह से वो 12 हैं, वो अगले किसी और वीलॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि वो कौन कौन से 12 रिश्ते हैं। लेकिन आज के इसके अंदर हम एक तायराना सी नज़र उन मेन जो रिश्ते हैं या जो शेयर होल्डर हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर ज़वीउल फ़ुरूज़ को हम पहले डिस्कस करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो बेटी है, बेटी किस कंडीशन में रुकेगी? अगर बेटा, उसका मौसर का बेटा मौजूद नहीं है, मरने वाले का अगर बेटा मौजूद नहीं है, तो बेटी क्या होगी, यहाँ पे अपना हिस्सा वसूल करेगी। बेसिकली 2 तरह के रिश्ते यहाँ पे मौजूद होते हैं, एक निस्बी और दूसरा हस्बी। जो निस्बी है वो निस्बत के साथ वाबस्ता होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, ये निस्बत के साथ जुड़ा हुआ होता है। और जो दूसरा है वो हस्बी, हसब के साथ, मतलब एक ख़ानदान के साथ जुड़ा हुआ होता है। आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि किस किस को कौन कौन सा हिस्सा इस ग्रुप के अंदर मिलेगा। सबसे पहले हम वालदा को डिस्कस कर लेते हैं। मौसर के अगर यहाँ पे एक चीज़ बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है, वो ये क्रिएट की जाती है कि वालदैन को ना 1/6 दिया जाएगा। नहीं, अगर दोनों ज़िंदा हैं, वालिद भी ज़िंदा है और वालदा भी ज़िंदा हैं, बेसिकली जो प्रॉपर्टी बच जाएगी उसमें से कर्ज़ा निकाल दिया जाएगा। कफन दफन होने के बाद, विल के बाद जो बाकी रिमेनिंग जो बचेगी प्रॉपर्टी, उसको किस तरह से तकसीम किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम 1 मिनट के लिए बात कर लेते हैं कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाकी बच गई। अब वो किस तरह से तकसीम होगी? उसका तकसीम का सबसे पहला ये है कि माँ का हिस्सा 1/6 होगा, वो 1 करोड़ में से निकलेगा। फिर वालिद का ये नहीं है कि उसका जो वालदा का हिस्सा निकाला, जो रिमेनिंग फिर बची उसमें से नहीं, बल्कि उस 1 करोड़ में से 1/6 वालदा का अलग से निकलेगा, 1/6 जो वालिद है उनका अलग से निकलेगा। उसके बाद जो दूसरा जो नस्बी रिश्ते में ये नस्बी रिश्ता आ जाता है हस्बैंड और वाइफ का। ये स्पाउस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनके लिए आगे जाके ना इनके दोनों के अलग अलग हिस्से और मुख्तलिफ 2 कंडीशंस के साथ मुख्तलिफ बन जाते हैं। वाइफ के यहाँ पे 2 कंडीशंस पर 2 मुख्तलिफ कंडीशंस आएंगी। पहली कंडीशन ये होगी कि अगर औलाद होता है तो कितना हिस्सा मिलेगा, अगर औलाद नहीं है तो कितना हिस्सा मिलेगा। अगर औलाद है तो जो उसकी वाइफ है, मौसर की जो मरने वाले की वाइफ है, उसको 1/8 मिलेगा। अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर 1/4 लेगा। फिर जो दूसरा हस्बैंड है, अगर वाइफ मर जाती है तो हस्बैंड कितना लेगा? अगर औलाद मौजूद है तो 1/4 लेगा, अगर औलाद मौजूद नहीं है तो 1/2 लेगा। फिर इसमें थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ के थोड़ी सी एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है बेटी के मैटर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़वीउल फ़ुरूज़ है, इसके साथ असबात दूसरी कंडीशन आ जाती है, जो दूसरे हिस्सेदार बनते हैं। उसके अंदर कौन कौन से होते हैं? बेटी होती है, बेटा होता है। अगर बेटा मौजूद हो ना तो बेटी ज़वीउल फ़ुरूज़ से मूव करके असबात के अंदर चली जाती है और वहाँ पर वो अपना हिस्सा वसूल करती है। और अगर बेटा मौजूद हो ना तो इसमें वैसे 4 रिश्ते आ जाते हैं, बहन भाई, बेटा, बेटी। अगर बेटा मौजूद हो तो फिर क्या चीज़ हो जाती है? भाई और बहन, जो मरने वाले का भाई और बहन क्या हो जाते हैं? इनके जो हिस्से हैं वो डेड हो जाते हैं। अगर बेटा मौजूद ना हो तो फिर इनकी हिस्सेदारी जो है ना वो एक्टिव हो जाती है। वो किस तरह से एक्टिव हो जाती है? फिर बेटी जो है वो बेटी कहाँ पे चली जाएगी? ज़वीउल फ़ुरूज़ के अंदर आ जाएगी और वहाँ से अपना हिस्सा वसूल करेगी। अगर सिर्फ किसी भी मौसर की सिर्फ बेटी है, बेटा नहीं है, अब इसमें क्या कंडीशन आएगी? इसके अंदर शरई कानून जो है ना वो 2 तरह से, एक अनफीला और जो शिया ला है, ये मुख्तलिफ़ तरह से इसको डिस्कस करते हैं। अब इसमें 2 कंडीशंस हैं, हम 2 तरह की कंडीशंस आ जाती हैं। शिया ला के मुताबिक अलग से देखा जाएगा और हनफी ला के मुताबिक अलग देखा जाएगा। अब मरने वाले की सिर्फ अगर एक बेटी है तो वो कितनी लेगी? जो पूरी प्रॉपर्टी जो बची हुई है उसका तरका है, उस तरके में से आधी प्रॉपर्टी लेगी।
अगर दूसरी कंडीशंस में क्या आ जाती है, 2 या 2 से ज़ायद बेटियाँ उसकी, तो वो कितनी लेंगी, 2/3। और बाकी जो बच जाएगा ये कहाँ पे जाएगा, ये चला जाएगा अस्बात के अंदर जो मौसर जो मर गया है उसके बहन और भाइयों में चला जाएगा। और वो वहाँ पे भी एक और कंडीशन बड़ी खूबसूरत होती है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स था जो मर गया, उसके 6 बहन भाई थे, 6 में से 4 मर गए, सिर्फ 2 भाई ज़िंदा थे। अब ये जो प्रॉपर्टी अगर जो आधी या जो बाकी रिमेनिंग जितनी भी बचेगी, ये जो ज़िंदा बहन भाई हैं उनके अंदर तकसीम होगी। और फिर इसके बाद हम चले जाते हैं कि इसमें शिया लॉ के मुताबिक, शिया लॉ के अंदर दोनों कंडीशन में बेटी एक हो या 2 या 2 से ज़ायद हों, वो अपने वालिद की सारी प्रॉपर्टी वसूल करेंगी। ज़वील अल हराम ये लास्ट कंडीशन है। ये जो लास्ट वाला है ज़वील अल हराम, ये किस वक्त इन लोगों का हिस्सा बनता है, इनका इस वक्त बनता है जब ज़वील अल फ़रूज़ में से कोई हिस्सेदार मौजूद ना हो, असबात के अंदर भी कोई मौजूद ना हो, तो फिर ये तीसरे वाले जो ज़वील अल हराम वाले ये वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसमें कौन से रिश्ते होते हैं, मामू खाला होते हैं। आज के इस व्लॉग के अंदर हमने क्या डिस्कस की कि 3 कंडीशंस होती हैं, 3 तरह के हिस्सेदार होते हैं, कौन सा हिस्सेदार की एक्टिव होने की वजह से कौन से डिसएक्टिव हो जाता है हिस्सा, इसके व्लॉग के अंदर हमने डिस्कस किया। अगले व्लॉग के अंदर हम विरासत को डिस्कस करेंगे, विल के बारे में। और आज के व्लॉग के साथ इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम।